हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस चैनल केमिस्ट्री इन डेप्थ पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ बहुत सारी ढेर सारी क्वेश्चंस भी किए थे इस पे बेस। तो इसलिए यदि कोई आप में से यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको चैनल पे क्लिक करना है, आपको पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और आप वहां देख सकते हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप ऐसे में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट है वो जरूर क्लियर किया जाएगा। तो अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले ही मैंने बता दिया था। आइसोमेरिज्म का दो पार्ट मेन कैटेगरी होता है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यदि इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो बहुत सारा बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही सब बेसिक डिफरेंस है। करना क्या है, आपको आईयूपीएसी नेम दोनों का लिख लेना है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स का जो आईयूपीएसी नेम है वो सेम होता है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। आप नोट करके इस चीज को लिख लेना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में आप लिख लेना स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम आईयूपीएसी नेम। ठीक, तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स के डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो मेनली स्टीरियो आइसोमेरिज्म के तीन टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हर एक टॉपिक पे हम लोग बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये लेक्चर एक दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, समय लगेगा और इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज को थोड़ा पेशेंस से पढ़ना। बहुत ही मजा आएगा, चीजों को इसमें आपको 3D में विजुअलाइज करने को मिलेगा। ठीक, तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जो भी डाउट्स होता है वो आपका धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरी बात, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला का क्या मतलब है कि स्टीरियो आइसोमर का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सेम होने वाला है। एंड थर्ड, दे डिफर इन द अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन होता है। ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स। द डिफर इन द अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द स्पेस। तो इस तरह से ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। फर्स्ट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट द डिफर इन द अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द स्पेस। ठीक, तो ये इस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है, एक मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक, यदि मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं, मैं इसे एक एंड पे लिख देता हूं। यदि मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2E। ठीक है, अब इसका यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ध्यान देना, यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन देखा जाए तो sp2। इसका मतलब यह है कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका शेप प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक, तो अब चलो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड H।
यहाँ पे C के साथ 2 एटम लगा है या ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, एक तो H लगा हुआ है, दूसरा CH3 लगा है। यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ एक H है तो दूसरा CH3, तो मैंने कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर दिया। क्या इसका कोई और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर था पॉसिबल? तो मैंने क्या किया, इस CH3 और इस H को एज इट इज रहने दिया, लेकिन ये CH3 और H को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, H और CH3 को मैंने अपोजिट रख दिया। तो ऐसे में यदि मैं इसका IUPAC नेम पूछूं तो क्या बोलोगे? तो ये 1 2 3 4 नाम क्या लिख दिया जाएगा? ब्यूट। यदि IUPAC नेम की बात करूं तो ब्यूट 2ene। इसके IUPAC नेम पे आओ, इसका IUPAC नेम 1 2 3 अगेन 4, यानी इसका भी IUPAC नेम क्या है? ब्यूट 2ene। तो इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर का IUPAC नेम जो है वो ब्यूट 2ene है। क्या दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए तो C4H8 आएगा, देख सकते हो 314 43718, तो C4H8। यदि यहाँ पे भी देखा जाए तो C4H8 ही आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, साथ ही साथ सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब क्या है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या इस वाले स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब कि ये जो CH3 और H जिस कार्बन पे होना चाहिए वो उसी कार्बन पे है। फिर ये आपस में डिफरेंट किस तरह से हैं? तो यदि ध्यान से देखें इस दोनों स्ट्रक्चर को तो हमें देखने पे पता चलेगा कि जो रिलेटिव अरेंजमेंट जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम का वो डिफरेंट हो रहे हैं। किस तरह से डिफरेंट हो रहे हैं, चलो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे H और CH3 के रेस्पेक्ट में इसको मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पे देख लो ये चीज हमारा फिक्स है। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे CH3 के रेस्पेक्ट में ये CH3 सेम साइड है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में CH3 और CH3 ऑपोजिट साइड है। इसका मतलब यदि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर यदि देख रहा है इस चीज को, ठीक है, यदि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, यार मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, आप लोग समझना मेरी भावनाओं को। तो यहाँ पे यदि कोई खड़ा होकर देख रहा है तो यहाँ पे क्या दिखेगा? ये CH3 और H कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे H और CH3 कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब जो रिलेटिव अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट हो रहा है दोनों जगह, तो इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं डिफाइन कर सकता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट द relative arrangement of atoms or orientation of atom in space are different। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसके लिए भी यही स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसके लिए भी यही स्ट्रक्चर बनाएगा, बट ये आपस में डिफरेंट किस तरह से हो रहे हैं? तो इनका जो रिलेटिव अरेंजमेंट एटम का जो है, ओरिएंटेशन ऑफ जो एटम है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स पे आते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 टाइप होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको कन्फर्मर्स भी कहा जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और थर्ड जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हमें यही 3 आइसोमेरिज्म पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब हम लोग इन तीनों का बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, हर टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे, और जो भी जेईई मेन, जेईई एडवांस या नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस हर चीज को समझेंगे। ठीक, नीट के लिए हालांकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल नीट के लिए बेसिक नॉलेज का होना काफी होता है नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, लेकिन जेईई मेन और एडवांस के लिए आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे, लेकिन ये आगे के लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो पहले हम आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। हेडिंग डाल लेंगे अब आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन यदि करना हो तो किस तरह से कर देंगे डिफाइन?
same compounds having same molecular formula, same structural formula, but they differ in the geometry of the molecule. मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगा। ज्योमेट्री इन द सेंस व्हाट? ज्योमेट्री का मतलब यदि रिलेटिव अरेंजमेंट एटम का देखा जाए, यदि एटम एटम के बीच का स्पेस देखा जाए, डिस्टेंस देखा जाए, लेंथ देखा जाए, तो वो आपस में डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दे डिफर इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक, चलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो है इसके कंडीशंस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता है, किस तरह से हम ये बताएंगे कि कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको मात्र 3 कंडीशन याद रखने हैं। 3 कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए जरूरी है। कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन है देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल में? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना मस्ट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे पॉसिबल है? तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसी भी मॉलिक्यूल में 2 वजह से हो सकता है। एक तो ड्यू टू पाई बॉन्ड हो सकता है और ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट ये है, किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के होने से हो सकता है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर के होने से हो सकता है। अब ये कैसे होता है इस चीज़ को मैं आगे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले मैं तीनों पॉइंट को लिख देता हूँ। सेकंड, जैसा मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात किया था, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, CH3 और H मैंने मान लिया। यदि यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, दिख रहा है? पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन का एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, और ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, हमेशा जब भी रोटेशन की बात की जाए ना, तो रोटेशन का मतलब आप किसी एक एटम को फिक्स करके क्या दूसरे एटम को रोटेट कर सकते हो, ये मतलब होता है रोटेशन का। तो यहाँ पे मैं मान लो इस कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया और इस कार्बन पे जो भी बॉन्ड लगा हुआ उसको मैंने फिक्स कर दिया, तो क्या मैं इस बॉन्ड को फिक्स करके इस कार्बन को रोटेट कर सकता हूँ? तो ये आप देख सकते हो, यदि मैं इस कार्बन एटम को फिक्स कर दूं और इस वाले को रोटेट करने की कोशिश करूं तो ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाएगा। दिख रहे हैं ना? तो इसलिए यहां जहां भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। सेम चीज साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है। मान लो यहां पे कोई एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यदि मैं मान लो इस कार्बन यहाँ पे एक HCH3 लगा है, यहाँ पे भी H और CH3 लगा हुआ है, तो यदि मैं इस कार्बन को फिक्स कर दूं, इस कार्बन को यदि मैं फिक्स कर दूं, क्या इस वाले मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर सकते हो? तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। क्यों? यदि ये यहाँ फिक्स कर दिया जाए और इसको मैं रोटेट करने की कोशिश करूं तो फिर अगेन क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर रोटेट नहीं हो सकता, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस तरह से हो सकता है? तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड हो सकता है। मॉलिक्यूल में यदि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, और साथ ही साथ यदि मॉलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो भी वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर सकता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ये जो एटम है जिसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है उसे हम लोग टर्मिनल एटम कहते हैं। जिसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसे हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल एटम। मैं यहां लिख दे रहा हूं टर्मिनल एटम। तो यहां पे टर्मिनल एटम ये है और ये है। यहां पे यदि मैं टर्मिनल एटम की बात करूं तो ये टर्मिनल एटम कहलाएगा, ये वाला और ये कार्बन एटम, ये दोनों आपस में क्या है? टर्मिनल एटम, जिसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और यहां पे देखा जाए तो टर्मिनल एटम ये भी हो सकता है, यहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, लेकिन मैं उसे नहीं कह रहा है अभी टर्मिनल एटम। क्यों नहीं कह रहा वो आगे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल जहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो वहां हम टर्मिनल एटम, उस एटम को टर्मिनल एटम कह देंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो है वो ये, terminal atoms must have
must have different atoms or group of atoms। आप लोग भी लिखते चलना, नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं। ग्रुप ऑफ टर्मिनल एटम मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू इट, अटैच्ड टू इट, यानी जो भी ग्रुप लगा हुआ है टर्मिनल एटम से, यहाँ पे देख रहे हो ये टर्मिनल एटम से कौन कौन सा लगा हुआ है एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक तो CH3 है और एक H है। यहाँ पे CH3 को मैं ग्रुप ऑफ एटम कह दूंगा और H सिंपल एटम दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों का ग्रुप का डिफरेंट होना जरूरी है, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा। इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हो C के साथ क्या है, CH3 और H। अगेन यहाँ पे भी टर्मिनल एटम से जो दोनों ग्रुप लगा है वो आपस में डिफरेंट है। तो यहाँ पे टर्मिनल एटम से दोनों ग्रुप जो होता है, दो जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम होगा वो दोनों के दोनों डिफरेंट हो, ये मस्ट है, बहुत जरूरी है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, जो टर्मिनल एटम के साथ जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है वो दोनों आपस में सेम प्लेन में होना चाहिए या फिर सेम पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। ठीक, सेम प्लेन और सेम पैरेलल प्लेन का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे यदि मैं देखूं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ CH3 लगा था, यहाँ H लगा था, यहाँ CH3 लगा है और यहाँ H लगा है। ओके, यहाँ पे हमने बताया था दो टर्मिनल एटम होते हैं, ये दोनों क्या है, इस दोनों के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये दोनों हमारा टर्मिनल एटम हो गया। अब इस टर्मिनल अबाउट के अबाउट जो रोटेशन है वो हिंडर्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है। चलिए, अब यदि हम देखें तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये हुआ, दो बॉन्ड यहाँ ये हुआ, इस टर्मिनल एटम से भी दो बॉन्ड निकला, तो इस तरह से चार बॉन्ड है इस टर्मिनल एटम से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4। इस वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये कि ये जो चार बॉन्ड है इंक्लूडिंग दिस टू टर्मिनल एटम, ये सब के सब एक ही प्लेन में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो चार बॉन्ड दिख रहा है, ये दो बॉन्ड और ये दो बॉन्ड और साथ इंक्लूडिंग दिस टू टर्मिनल एटम, ये आपस में एक ही प्लेन में हो या फिर ये एक ही पैरेलल प्लेन में हो। पैरेलल प्लेन का मतलब क्या हो सकता है, पहले तो मैं एक ही प्लेन का मतलब समझ लेता हूं। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड, यदि ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या, ये तीनों एटम सेम प्लेन में होंगे, तो ये कार्बन एक ही प्लेन में, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये भी तो ये तीनों एटम क्या हो गए, सेम प्लेन में हो गए। ये चीज समझ में आया ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो तीनों एटम आ गए सेम प्लेन में। अब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है तो इससे लगा जो ये एटम था और इससे जो लगा ये दोनों एटम है, जो बॉन्ड है वो भी क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरह से ये दोनों सेम प्लेन में आया और ये भी आपस में सेम प्लेन में है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पे जो भी एटम है वो सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक, अब दूसरा बात था जो पैरेलल प्लेन में भी हो सकते हैं। मान लो ये CH3 और ये H, मान लो ऐसा होता कि यार ये इस वाले प्लेन में, एक ऐसा प्लेन देखो यार, तीन ही तरह का प्लेन हो सकता है, x y y z एंड z x। तीन एक्सिस होता है, x y एंड z एक्सिस। इस तीन एक्सिस से हम लोग तीन तरह के प्लेन बना सकते हैं। एक तो x y प्लेन, यदि मैं x और y एक्सिस को ले लूं तो x y प्लेन। दूसरा y z प्लेन, यदि y और z एक्सिस को ले लिया जाए तो y z प्लेन। और थर्ड है z x एक्सिस के अलॉन्ग z x प्लेन बन सकता है। तो इस तरह से मैं मान लो ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, यानी एक ऐसा प्लेन जा रहा है इस तरह से इस C के अंदर, तो ये CH3 और H मान लो, ठीक है, फिलहाल इसमें तो नहीं है, मैं मान ले रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेन जा रहा है और ये CH3 और H जो है इसी प्लेन पे, ये इस तरह से जो प्लेन जा रहा है सेम। यहाँ पे जो CH3 और H है, मान लो ये एक प्लेन ऐसा जा रहा है, यानी एक प्लेन ऐसा जा रहा है और एक प्लेन ऐसा जा रहा है। इस वाले प्लेन पे ये CH3 CH ये इस वाले प्लेन पे और ये दोनों इस वाले प्लेन पे। तो ऐसे केस में यदि पैरेलल प्लेन पे भी सेम ग्रुप लगे हैं तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो टर्मिनल एटम के साथ जो चार बॉन्ड लगे हैं वो सेम प्लेन में हो या फिर वो पैरेलल प्लेन में हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ऑल फोर bonds including terminal atoms must be in the same plane। ये सब कंडीशन कंपलसरी मस्ट है,
मस्ट बी इन द सेम प्लेन। अब ये तो सेम प्लेन में हो और इन द पैरेलल प्लेन, इन द पैरेलल प्लेन। यदि मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे तो ये चारों बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में ही, और ये कौन सा प्लेन में, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, इसी बोर्ड के प्लेन में ये चारों एटम, ये कोई भी CH3H अंदर बाहर नहीं है, ये सब के सब इसी बोर्ड पे लाइक कर रहे हैं। मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये चारों बॉन्ड, वो चारों के चारों बॉन्ड इसी बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग दिस टू टर्मिनल एटम। कहने का मतलब इसको ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि जो चारों बॉन्ड है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिसमें क्या देखेंगे कि ये दोनों तो चलो इस बोर्ड के प्लेन में, लेकिन ये दोनों आइटम जो है मान लो वो बोर्ड के बाहर आ जाता है, एक बोर्ड के अंदर चला जाता है, कुछ इस प्लेन पे, मतलब एक तो इस बोर्ड के प्लेन पे ही रहता है ये CH3H, यानी जो बोर्ड दिख रहा है ना इसी बोर्ड पे ये CH3 और H का बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो एक अंदर और एक बाहर की ओर जा रहा है इस प्लेन पे। ये जो प्लेन इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था ना, इस वाले प्लेन पे CH3 और H आ जा रहा है, तो ऐसे केस में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, दे मस्ट, दे का मतलब कौन, ये 4 बॉन्ड्स इंक्लूडिंग टर्मिनल एटम, दे मस्ट नॉट बी present on, they must not be present on perpendicular plane or mutually perpendicular plane। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसी चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, आइदर वो तो सेम प्लेन में हो या फिर सेम पैरेलल प्लेन में हो, या फिर हम कहें कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होना चाहिए। यदि कभी भी एक ग्रुप मान लो इस वाले प्लेन में लगा और एक जो टर्मिनल आइटम है उस पर ग्रुप कुछ इस तरह से, यानी एक प्लेन ऐसा जा रहा है और दूसरा जो टर्मिनल आइटम है उस पर आइटम कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, तो ऐसे में दो प्लेन डिफरेंट हो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ऐसे में फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब ये जो 3 पॉइंट लिखा है, इस तीनों पॉइंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो आप लोग एक बार लिख लो, एक बार फिर से देख लो इन चीज़ों को। पहला कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं भी यदि पाई बॉन्ड दिख जाए या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख जाए तो वहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाता है। दूसरी बात क्या है, टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम कैसे पहचानते हैं, जिस भी एटम के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसे हम टर्मिनल एटम कह देंगे। टर्मिनल एटम से जो एटम ग्रुप ऑफ एटम अटैच है उसे हम लोग, वो जो ग्रुप ऑफ एटम और एटम होता है वो डिफरेंट होना चाहिए आपस में। जैसा कि यहाँ पे टर्मिनल एटम ये C है, C के साथ एक H है, एक CH3, ये आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्लेन, मतलब कि ये टर्मिनल एटम और ये टर्मिनल एटम पे जो भी बॉन्ड लगा हुआ है, 2 बॉन्ड इधर है 2 बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में हो या सेम पैरेलल प्लेन पे हो। सेम पैरेलल का मतलब ये प्लेन यदि ऐसा है तो ये भी प्लेन ऐसा हो, या फिर इसी प्लेन में चारों का चारों बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये चीज जरूरी है। ठीक, तो ये कंडीशन आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, तो जब भी आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखे, पहला है, इसको मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता हूं, कैटेगरीज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कैटेगरीज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, पहला तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जहां होगा वो भी पाई बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, तो वो सब पे हम आएंगे। पहले हम लोग पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकता है, तो यदि कहीं भी पाई बॉन्ड दिख जाए, लाइक C डबल बॉन्ड C, या आपको C डबल बॉन्ड N में भी दिख सकता है पाई बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O में भी दिख सकता है आपको पाई बॉन्ड, या फिर इसके अलावा N डबल बॉन्ड N में दिख सकता है, या आपको O डबल बॉन्ड O में दिख सकता है। ये यदि सिस्टम कहीं भी दिख रहा है इस तरह का, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। लेकिन केवल यही कंडीशन, केवल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो जाएगा, वहाँ आपको फिर बाकी दोनों कंडीशन भी लगाना पड़ेगा, और वो दोनों कंडीशन भी होना चाहिए वहाँ पे अप्लाई। ठीक, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। मान लो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने A B, यहाँ पे A और यहाँ पे B लगा दिया। पहला तो मेरा अभी जो भी एग्जांपल मैं दूंगा आपको बताना है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा।
तो पहला यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल है। टर्मिनल एटम किसे कहेंगे, ये दोनों टर्मिनल एटम है, ठीक। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब के सब एक ही प्लेन में होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब पहला कंडीशन तो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, चलिए हो गया। दूसरा कंडीशन था टर्मिनल एटम जो है उससे जो लगा हुआ ग्रुप है वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे लगा जो ग्रुप है ये आपस में डिफरेंट होना चाहिए। अब ये आप लोग मत करना कि यार यहाँ पे सी के साथ ए लगा, यहाँ भी सी के साथ ए लगा, यार ये तो सेम हो गया, नहीं। इसी टर्मिनल एटम पे जो दोनों ग्रुप लगा है इसको कंपेयर करना, इस वाले को इस वाले टर्मिनल एटम के ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं करना, आपको इस टर्मिनल एटम पे जो दो ग्रुप लगा है उसको आपस में कंपेयर करना है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप क्या आपस में डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों टर्मिनल एटम को चेक करना है, ऐसा नहीं इस टर्मिनल एटम को चेक करके छोड़ दिए, नहीं, इस वाले पे भी आपको चेक करना। तो इस वाले पे भी ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो इस तरह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन क्या था, सेम प्लेन में होना चाहिए, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सब के सब बॉन्ड जो है एक ही प्लेन में है, तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। तीन कंडीशन होता है, पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरा टर्मिनल एटम से जो ग्रुप लगा हुआ है वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए, थर्ड कंडीशन जो भी चार बॉन्ड है इंक्लूडिंग दिस टू टर्मिनल एटम वो सेम प्लेन में होना चाहिए या सेम पैरेलल प्लेन में। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर इज नो, दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं? यहाँ पे सी टर्मिनल एटम, ये दो दिख रहा होगा टर्मिनल एटम, तो इस टर्मिनल एटम से ए और बी जुड़ा हुआ है, इज इट ओके। यहाँ पे सी के साथ ए और ए लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों टर्मिनल एटम सेम हो गया ना, टर्मिनल एटम के साथ जो एटम लगा है ये आपस में क्या हो गया, सेम। यदि ऐसा हो जाता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे यदि इस दोनों टर्मिनल एटम के एक साइड पे सेम ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सिस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी अलग अलग फॉर्म होता है, सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, इसी तरह से ई एंड जेड फॉर्म भी होता है, फिर सीन एंड एंटी फॉर्म भी होता है। तो एक करके हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ सीखते चलेंगे। तो पहले यदि सेम ग्रुप सेम साइड लगाओ, देख रहे हो ए और ए सेम साइड है, बी और बी सेम साइड है, तो ऐसे में इसे हम क्या कर देंगे, सिस। इसका एक और डिफरेंट फॉर्म पॉसिबल है। डिफरेंट फॉर्म क्या पॉसिबल है? यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए बी। एक जब भी किसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना हो तो क्या करो, एक टर्मिनल एटम पे जो ग्रुप लगा है ना, जो एटम लगा है उसको एज इट इज रहने दो, उसको छूछा मत करो। तो यहाँ पे मैंने सी को के साथ ए एंड बी को फिक्स रखा। अब दूसरे साइड पे यहाँ पे ए एंड बी को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ, यहाँ पे ए कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक। तो ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी के साथ मान लो डी लगा हुआ है और ए लगा हुआ है। अब ये पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा ये बताना है। तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरा कंडीशन टर्मिनल एटम से जो भी ग्रुप लगा वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी आपस में डिफरेंट है, कंडीशन फुलफिल्ड। यहाँ पे डी एंड ई टर्मिनल एटम से जो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट है, अगेन कंडीशन फुलफिल्ड। मतलब टर्मिनल एटम से जो ग्रुप लगा है वो आपस में डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा। थर्ड कंडीशन क्या था, ये चारों बॉन्ड जो होता है सेम प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सेम केस हो रहा है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये तीनों बॉन्ड जो होगा सेम प्लेन पे और ये तीनों बॉन्ड भी जो है वो सेम प्लेन पे। तो इस तरह से तीनों कंडीशन फुलफिल किया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसे मैं सिस फॉर्म कहूँगा या ट्रांसफॉर्म, तो ध्यान रखें यहाँ पे सिस और ट्रांस हम लोग नेमिंग नहीं कर सकते। सिस और ट्रांस वहीं करते हैं जहाँ पे सेम ग्रुप लगा होता है टर्मिनल एटम के साथ। यहाँ पे देख रहे हो इसके साथ भी ए लगा हुआ था, इसके साथ भी ए लगा हुआ था, तो ऐसे में मैं इसे सिस कह दूंगा। यदि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए ऑपोजिट में चला जाए तो इसे मैं ट्रांस कह दूंगा। तो ट्रांस के सिस और ट्रांस वहीं यूज करते हैं जहाँ पे जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो सेम दिखता हो टर्मिनल एटम के साथ, ठीक। यदि टर्मिनल एटम पे जो एटम लगा है या ग्रुप ऑफ एटम लगा है वो डिफरेंट हो गया तो ऐसे में फिर हम लोग सिस और ट्रांस नेमिंग यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे बेस्ड। अच्छा, सी डबल बॉन्ड एन,
का कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे H है और एक ग्रुप CH3 है। अच्छा, नाइट्रोजन पे ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज़ हमेशा सदैव आप लोग ध्यान रखें इस बात का कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है। जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो हो सकता है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हो वो आपको ना दिखाया गया हो, ठीक। तो यदि नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं दिख रहा हो तो आप उसे खुद से ड्रॉ कर लोगे, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है। अब मान लो एक नाइट्रोजन के साथ H लगा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे पहला सवाल लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो प्रेजेंट है। अगेन दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा इधर, एक लोन पेयर इधर। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन sp2। यदि दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब कि ये भी एक ही प्लेन में और ये भी उसी प्लेन में है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो टर्मिनल आइटम से जो ग्रुप लगा वो आपस में डिफरेंट है या सेम है, चेक कर लो। यहाँ पे टर्मिनल आइटम C के साथ एक H लगा, दूसरा CH3 लगा, जो कि आपस में डिफरेंट है। यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर लगा और एक H लगा, तो ये भी आपस में डिफरेंट है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ओके। चलिए और कुछ एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड, चल N डबल बॉन्ड N ले लेता हूँ। यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा। मान लो यहाँ पे मैंने OH ले लिया, यहाँ पे मैंने OH ले लिया। क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू पाई बॉन्ड। दूसरा कंडीशन, जो टर्मिनल आइटम है उससे लगा ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो टर्मिनल आइटम ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है। इससे एक तो लोन पेयर लगा है, दूसरा OH लगा हुआ है, तो ये आपस में डिफरेंट हो गया, क्योंकि लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, एक लोन पेयर और एक OH है, अगेन ये भी आपस में डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। तो ये चीज समझ में आया। और एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेता हूँ। C डबल बॉन्ड O। अच्छा, यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन किस तरह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जबकि ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर होता है। तो हमें पता है ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर यदि किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को दे देता है, तो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को दे दिया, तो इस तरह से OH और O पे चार्ज किया जाता है प्लस। और यहाँ पे मान लो एक ग्रुप H लगा है, दूसरा ग्रुप CH3 लगा हुआ है। अब ये क्या मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ चेक करना है। तो चलो सारा कंडीशन चेक करते हैं। पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, पाई बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे टर्मिनल आइटम से जो लगा ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे C और यहाँ पे वो HCH3 आपस में डिफरेंट है। देखना, ध्यान देना, इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, पता चला इसको इसके साथ देख लिए, ये सब गलती मत करना तुम लोग। O के साथ चलो चेक करते हैं। तो O के साथ यहाँ पे H लगा है और दूसरा क्या दिख रहा है, लोन पेयर। बिल्कुल ये भी आपस में डिफरेंट है, क्योंकि लोन पेयर को भी हम लोग एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये भी आपस में डिफरेंट है। थर्ड कंडीशन, सेम प्लेन में होना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। यहाँ पे चेक करते हैं हाइब्रिडेशन क्या है, तो एक सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तीन के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp2। तो अगेन ये भी क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। ये भी प्लेनर है और ये भी प्लेनर है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का शेप, सॉरी, ये सबके सब कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ओके। और कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग। O डबल बॉन्ड O, मान लो इसके पास एक लोन पेयर था, इसने एक H अपना लोन पेयर H+ को दे दिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। सेम इधर भी मान लो एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन अपना H+ को दे दिया, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली शो करेगा। देख सकते हो सबके सब कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे एग्जांपल के लिए। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। मान लो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है, देख सकते हो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इसे हम कौन सा फॉर्म कह देंगे, सिस फॉर्म कह देंगे। इसी का एक और मैं फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, CH इधर लगा है, यहाँ CH3 लगा हुआ है,
यहाँ पे H लगा, यहाँ पे CH3 लगा है और इधर H लगा है। मैं इस डिस्टेंस को H और H के डिस्टेंस को L1 कह देता और यहाँ पे H और H का जो डिस्टेंस है इसे मैं कह देता हूँ L2। ठीक है, मतलब कि ये वाला H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ ये डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया L2। यदि L1, अच्छा यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो L1 L2 बराबर है या नॉट इक्वल है, तो देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दोनों नॉट इक्वल होंगे। तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होता है, तो ऐसे केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये L1 और L2 दोनों बराबर नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन यदि कभी L1 और L2 बराबर हो जाए, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है यदि ये बराबर आ जाए, तो ऐसे केस में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो और ये पहली बात, ये पॉसिबल कब है? इस वाले स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस वाले में तो L1 और L2 नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन मान लो मैं कंडीशन इमेजिन कर रहा हूँ, ये कब L1 और L2 बराबर होगा? इसमें तो बराबर नहीं है, मैं एक ऐसा कंडीशन इमेजिन कर रहा हूँ जब L1 और L2 बराबर हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है L1 और L2 बराबर हो जाए? तो उसके लिए ऐसा हो सकता है, जरा इमेजिन करना। मैं अब देखो 3D में यहाँ पे थोड़ा आपको विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास ये दो पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक H और एक CH3 दिख रहा है ना, ये बोर्ड के अंदर और बाहर है। एक H कुछ इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है, बोर्ड का प्लेन ऐसा, ये H कुछ इस तरह से, CH3 कुछ इस तरह से अंदर की ओर है। मतलब H, ये ब्लू पेन जो दिख रहा है ये H को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लैक पेन दिख रहा है ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से एक साइड H है और दूसरे साइड CH3 है। और यहाँ से मान लो मैं H से डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ दोनों का। तो अब देखना, यहाँ पे ये जो H लगा होगा वो कुछ इस तरह से लगा होगा, ये जो CH3 लगा होगा वो कुछ इस तरह से लगा, अंदर की ओर जा रहा होगा ये वाला डिस्टेंस। तो मान लो हमारे पास ये H कहीं यहाँ पे है, मैं इस H से इस वाले को मेजर करना चाह रहा हूँ, ये डिस्टेंस को, और यहाँ से यहाँ मैं इस डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो क्या हो रहा है? देखो ये H है और ये CH3, ब्लैक पेन जो है वो CH3 है। और जो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है ना, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों एक इंटरसेक्शन पॉइंट से ये बोर्ड पास कर रहा है, ठीक। तो ये बोर्ड बिल्कुल बीचों बीच इसके पास कर रहा है, ठीक। और मान लो हमारा H कहीं यहाँ पे लगा हुआ, कहीं यहाँ पे मैंने मान लिया, ओके। अब यदि मैं इस H से इस H के और इस CH3 का डिस्टेंस मेजर करूं, तो तुम ही लोग मुझे बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो यहाँ से देख सकते हो ये डिस्टेंस जो आएगा और ये जो डिस्टेंस आएगा ये दोनों सेम होने वाला है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमें रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं मिल पाता और इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों? डिस्टेंस सेम है ना। तुम इसको ऐसा भी कर दो तो भी इस H के रेस्पेक्ट में, फिर मान लो हमारा H यहीं पे था, तो इस H के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये ब्लू और ब्लैक दोनों का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। रिलेटिव पोजीशन चेंज होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ। इधर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहेंगे। तो यही वजह है कि यदि L1 और L2 बराबर नहीं आए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, लेकिन यदि L1 और L2 बराबर आ जाए तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये भी चीज समझ में आई ना? जब यहाँ पे जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है ये क्या हो, इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एक बाहर हो एक अंदर हो। तो तुम कहीं से भी देखोगे ना तो इस दोनों का डिस्टेंस सेम आने वाला है, ठीक। तो इसलिए भी मैंने, और इस चीज़ को आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने थर्ड पॉइंट में लिखवा दिया था, कभी भी दो प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, यानी जो दो टर्मिनल एटम पे जो भी बॉन्ड है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी पे जाने से पहले हम लोग इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। इसमें आपको बताना है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा, ठीक। तो आप लोग पहले खुद से कोशिश कर लो, उसके बाद आप हमारे आंसर पे आना। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ इसके आंसर्स के। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान में रखना तीन ही कंडीशन जरूरी होता है। फर्स्ट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा क्यों नहीं करेगा। C के साथ दोनों ग्रुप यदि देखा जाए तो यहाँ पे HH लगा हुआ है, यदि ग्रुप सेम हो गया, टर्मिनल एटम पे यदि सेम ग्रुप लगा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे चलो चेक करते हैं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इस वाले कार्बन का अबाउट है,
लेकिन यहाँ पे टर्मिनल एटम ये तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों हाइड्रोजन लगा है। यदि दोनों सेम ग्रुप लगा है टर्मिनल एटम से, अगेन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन, यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये जो CH है, इस H को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी एक H है, इस H को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, इस दोनों कार्बन एटम के अबाउट है। यहाँ पे एक ग्रुप CH3H, ये आपस में डिफरेंट। यहाँ पे भी दो एटम लगा हुआ टर्मिनल एटम से, ये भी आपस में डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पे आता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे हालांकि एक लोन पेयर है, लेकिन फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दिख रहा होगा टर्मिनल एटम से जो ग्रुप लगाया हो सेम है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले पे आता हूँ। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक, क्या इसके अबाउट, इस डबल बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के अबाउट कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? तो यहाँ पे देखो दो CH2 है, यानी ये भी H और ये भी H है, तो इसके अबाउट तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम से दोनों एटम जो है सेम लगा है। लेकिन इस वाले के अबाउट चलो चेक करते हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इस H को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पे एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अबाउट हो गया, और अब इसके अबाउट चेक करता हूँ। तो एक एटम लगा हुआ H और दूसरा एटम, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं दूसरा ग्रुप कह देता हूँ। मैंने बताया था ना, टर्मिनल एटम से डायरेक्टली एटम भी अटैच हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल एटम यहाँ पे ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इस टर्मिनल एटम से एक तो छोटा सा एटम लगा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है ये। ठीक, क्या ये दोनों आपस में डिफरेंट है या नहीं है? डेफिनेटली ये आपस में डिफरेंट है। तो टर्मिनल एटम से दोनों जो ग्रुप लगा है वो आपस में डिफरेंट है। यहाँ पे भी टर्मिनल से ग्रुप एटम से जो ग्रुप लगा है वो आपस में डिफरेंट है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे दो जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम से सेम ग्रुप अटैच था। लेकिन यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और यदि मॉलिक्यूल में कोई भी एक पार्ट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो हम ऐसे में कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ध्यान में रखिएगा, यदि मॉलिक्यूल का किसी भी एक पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर दिख रहा होगा, तो आपको यदि नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं दिखाया जाए तो आप उसे देख लोगे। तो यहाँ पे टर्मिनल एटम ये लगा हुआ है और एक टर्मिनल एटम ये लगा हुआ है। इस टर्मिनल एटम से दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस टर्मिनल एटम से दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट। लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं उसे, तो इस तरह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आओ। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे है और साथ ही साथ एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे भी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ दोनों H जो है सेम लगा हुआ है, तो टर्मिनल एटम से सेम हो गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट कोई GI शो नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। क्या इसके अबाउट जो GI होगा? तो अगेन यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आता हूँ। यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट तो है, लेकिन यहाँ पे GI नहीं हो। क्यों? दोनों H लगा हुआ है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ हमें दिख रहा है, क्या ये शो करेगा? तो बिल्कुल करेगा। क्यों? ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी तो होगा, O पे प्लस चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक लोन पेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और एक लोन पेयर के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के पास एक तो लोन पेयर और एक H लगा हुआ है। यदि यहाँ पे मैं देखूँ C के साथ, तो एक H लगा हुआ है और दूसरा ये पूरा का पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था इस दोनों के अबाउट था। यहाँ पे जो दोनों C के साथ लगा है, दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट। यहाँ पे O के साथ एक लोन पेयर और O के साथ एक H, तो ये भी आपस में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ रहा? तो इस तरह से पाई बॉन्ड के कारण यदि कहीं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है, तो आपको किस तरह से चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये चीज़ अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं।